हाँ सर। पुलिस कंट्रोल रूम सूचना। शहर के सभी पेट्रोलिंग पुलिस और पेट्रोल नाकों सूचना दी जाती है कि शहर से जुड़े सभी 5 राज्यों के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पे किसी भी गाड़ी को बिना चेकिंग के न अंदर आने दिया जाए और न बाहर छोड़ा जाए। क्या लोकेशन? सिटी के बाहर एक डेयरी है, वहीं की लोकेशन है। ओके। कभी नहीं पकड़ पाओगे तुम उनको, कभी नहीं। छोटे मोटे अपराध करके कानून की नजर से बच निकलना अपराधी अपराध को एक आदत बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो कानून को चकमा दे सकते हैं और इसी गलत फहमी में वो एक के बाद एक जुर्म करते चले जाते हैं। आज का ये केस भी कुछ ऐसा ही है जो कभी भी देखा नहीं गया, जो शुरू तो हुआ था छोटे छोटे जुर्म से, लेकिन बढ़ बढ़ के इतना बड़ा अपराध बन गया कि एक महाजाल बन गया। सारे पुलिस डिपार्टमेंट की नींद और चैन हराम हो चुकी थी। साथ ही साथ पुलिस की गरिमा भी दांव पर लगी हुई थी। कई नौकरियां गई, कई तबादले हुए, फिर ये केस मेरे जिम्मे है। इस केस को देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस केस में वो दस्तक छिपी है जो हमारी मानसिकता को डिस्क्राइब करती है। चल बोल, ट्रूथ और डेयर? डेयर। सोच ले। इसमें सोचना क्या है? ठीक है, चल तेरा डेयर निकालता हूँ। आज रात तू खंडर में जाएगा। अब बोल। हाँ? नहीं रे, मैं उस खंडर में नहीं जाऊंगा। तो फिर डेयर क्यों बोला? अब नहीं करेगा ना तो तुझे पूरे स्कूल में फेमस कर दूंगा कि तू झूठा भी है और डरपोक भी। डरपोक? डरपोक, डरपोक। कोई डरपोक नहीं है, ये जाएगा। लेकिन वो चल रहा है ना। चल ठीक है, मैं तेरे साथ आऊंगा। आशु, यार बहुत डर लग रहा है। चल लौट चलते हैं, कहीं भूत भूत आ गए तो दोस्त तो हमारे जाएंगे। अबे डरपोक, दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? ये भूत भूत कुछ नहीं होते। चल रुक।
खुश रहो। कसरत हो गई तुम्हारी? जी पिताजी, बस गाय को चारा देने ही जा रहा था। जाओ। लता, हमारे बेटे में कुछ तो विशेष है। तुम देखना, एक दिन ही हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। सुनिए सुनिए, इतनी रात को कौन हो सकता है? तुम रुको, मैं देखता हूं। कौन है? कौन है बाहर? शब है रामू, आपकी गाड़ी की चाबी देनी थी। देख के लग रहा है लास्ट 3-4 दिन पुरानी है। चेक करो कोई आईडी वगैरह है क्या? यहाँ पास में एक बोर्डिंग स्कूल है सर, वहाँ के बच्चे अक्सर इस तालाब में मटर गश्ती करने आते रहते हैं। ये शायद वहाँ का होगा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस बोर्डिंग स्कूल में जाके पूछताछ कर। ये बोर्डिंग स्कूल किस तरफ? ये तो हमारे स्कूल का स्टूडेंट आशुतोष है। ये तो 4 दिन पहले घर जाने के लिए निकला था। क्या घर जाने के लिए निकला था? वो भी 4 दिन पहले? जी सर, दरअसल इसका एक भाई है अभिनव। ये दोनों हमारे स्कूल में ही पढ़ते हैं। पिछले हफ्ते हरिओम ने दोनों को खंडहर में पकड़ा था। कौन है उधर? ये तो हरिओम है, चल भाग, नहीं तो पकड़े जाएंगे। चल चल। इतनी रात में क्या कर रहे तुम दोनों? हाँ, मैडम को बोलता हूँ, चलो जल्दी। इसलिए इनके अगेंस्ट हमने इनडिसिप्लिनरी एक्शन लिया। आखिरी बात पूछ रही हूँ, कौन कौन था वहां पर? उनके नाम बता दो, नहीं तो अभी तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाकर तुम दोनों को घर भेज दूंगी। ठीक है, अब तुम्हारे पेरेंट्स को ही बताती हूँ, वही पूछेंगे तुमसे। कितना पूछा था सर, बट ना अभिनव ना आशुतोष, किसी ने कुछ नहीं बताया। आखिरकार मैंने उनके फादर राकेश अग्रवाल को बुला लिया। अभिनव के पैर में चोट लगी थी तो वो आकर उसे ले गए, पर आशुतोष नहीं गया। बट आप तो कह रही थी वो घर जाने के लिए निकला था। निकला था ना सर। अभिनव के जाने के बाद अगले ही दिन आशुतोष भी चला गया। दीदी के एंगेजमेंट है घर पर, मुझे घर जाना है। लेकिन जब वो घर नहीं पहुंचा तो उसके घर वालों ने इस बारे में आपसे कोई इंक्वायरी नहीं की? हमारे यहाँ ज्यादातर अनाथ बच्चे पढ़ते हैं और जिनका घर आसपास होता है वो वीकेंड्स में घर चले जाते हैं। अब इनका घर भी पास में ही है और एक दिन पहले ही आशुतोष के पापा अभिनव को लेकर घर चले गए बेटी के एंगेजमेंट के लिए। तो जब आशुतोष ने कहा कि दीदी के एंगेजमेंट के लिए मुझे घर जाना है तो मुझे कोई शक ही नहीं हुआ। एक भाई घर पर है और दूसरा भाई स्कूल से घर के लिए निकलता है और बीच में उसका मर्डर हो जाता है और ना ही घर वालों को कुछ पता चलता है और ना ही स्कूल वालों को। और मैंने उन बच्चों को बोला था खंडर पे मत जाओ, लेकिन वो मानते ही नहीं थे सर। देखिए ना क्या हादसा हो गया। अरे क्या बकवास कर रहे हो? एक सेकंड, किस खंडर के बारे में बात कर रहे हो? ठीक से बताओ। खंडर पे ना भूत वूत का चक्कर है सर वहां पर कोई आता जाता नहीं है, मगर सर वो शहर वाले मानते नहीं ना, इसलिए देखिए ना क्या हादसा हो गया। सर सब अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको लगा इसलिए हमने बता दिया। कुछ और पता है इसके बारे में? सर कुछ दिन पहले मैंने आशुतोष की जान बचाई थी, नहीं तो गांव वाले उसको मार डालते। उसको मार डालते? क्या कह रहा है? सर आशुतोष बहुत ही शरारती लड़का है, हमेशा स्कूल से बिना बताए गायब हो जाता था। सर अभी कुछ दिन पहले गांव वालों ने आशुतोष को पकड़ लिया था, बहुत ही मारा पीटा था उसे। किसने? सर गांव वालों का कहना था कि आशुतोष गांव की लड़कियों को छेड़ रहा था। वो तो सही समय पर आकर किसी ने स्कूल में बता दिया, नहीं तो उसी दिन बात बिगड़ जाती। कौन थे ये लोग जिन्होंने आशुतोष को मारा था? वो पास के कुछ गांव के लोग थे।
राकेश अग्रवाल का घर ही? नहीं हो राकेश अग्रवाल। आशुतोष आपका बेटा? जी हाँ सर, मतलब बात क्या है? जी उसकी लाश नदी में। कुछ ही दिनों में मेरी बेटी सारिका की शादी है। देखिए ना सर, सिर्फ खुशी के माहौल में ये क्या हो गया। हमने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हमें लगता है कि लाश 4 दिन पुरानी है। वो स्कूल से घर के लिए निकला था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि 4 दिन बीत चुके हैं और आप लोगों में से किसी ने भी एक बार भी उसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मेरे दोनों बेटों में आशुतोष ज्यादा शरारती था सर, और उसकी संगत में अभिनव भी बिगड़ रहा था। उस दिन जब कंप्लेंट आई तो उन्होंने स्कूल में जाकर उसे बहुत डांट लगाई सर, जिससे उससे अपनी गलती का एहसास हो और उसे लगे कि पापा नाराज हो जाएंगे, इसीलिए कॉल नहीं किया। अगर सर हमें जरा भी मालूम होता था कि ये सब हो जाएगा तो हम उसे कॉल क्यों नहीं करते सर? सर मैंने तो उसे साथ आने के लिए कहा था, मगर वो नहीं माना। तू भी चल रहा, दी की एंगेजमेंट में मौज करेंगे, मौज। तो जा, मैं नहीं आ रहा, वैसे भी पापा नाराज है। अरे पापा को जो कहना था उन्होंने कह दिया, अब थोड़ी ना कुछ कहेंगे। तू जा, मैं अगले हफ्ते आऊंगा। चल ठीक है। फिर ऐसा क्या हुआ था कि उसके मना करने के बावजूद वो अगले दिन ही स्कूल से निकल गया? और कहां गया? नहीं आप लोगों को बताया उसने और नहीं स्कूल वालों को। बेटा तुम लोग उस दिन खंडर में क्यों गए थे? डेयर आज रात तू खंडर में जाएगा ये प्रूफ करने कि वहां कोई भूत नहीं है। नहीं रे, मैं उस खंडर में नहीं जाऊंगा। डरपोक, डरपोक, कोई डरपोक नहीं है, ये जाएगा। लेकिन वो वहां डर रहा है ना? चल ठीक है, मैं तेरे साथ आऊंगा। मैं भूत में कुछ नहीं होता है। मैंने मना भी किया था उसे, पर लेकर गया वो मुझे, और वहां वो था। बेटा वो अघोरी कौन था? उसे पहले कभी देखा था? हम तो पहली बार देख रहे थे उसे, मगर वो था बहुत डरावना। अगर दोबारा उसे देखोगे तो पहचान लोगे? जी सर। एक बात बताओ अभिनव बेटा, वो जो तुम्हारे दोस्त हैं हॉस्टल में, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने आशुतोष को दोबारा से घुसाया कि वो खंडर में जाए? पता नहीं सर। तुमने उन दोस्तों के नाम प्रिंसिपल को क्यों नहीं बताया? सर हम तो पहले से ही फंस चुके थे स्कूल में, उन्हें क्यों फंसाते? स्केच आर्टिस्ट की मदद से अभिनव से स्केच बनवाने की कोशिश करो। अगर इस अघोरी का इस मर्डर से कुछ लेना देना भी नहीं है तो भी हम इससे हेल्प ले सकते हैं। शायद इसने कुछ देखा कि मना करने के बावजूद भी आशुतोष तालाब के किनारे है और उस खंडर में क्या कर रहा है। यस सर। और इस फैमिली का भी बैकग्राउंड चेक करो। इतनी तैयारियां चल रही हैं सगाई की, लेकिन बेटा इनके टच में नहीं था और इन लोगों ने भी जरूरत नहीं समझी कि बेटे को कांटेक्ट करें। मामला कुछ अलग है। ये गाँव वालों को क्या हुआ? एक टीम गाँव भेजी थी सर, सबको थाने लेकर आई है। ठीक है चल। साहब अब कोई हमारी बहू बेटियों पर नजर डालेगा तो उसे कुछ कहेंगे भी नहीं क्या? और ये आशुतोष की तो क्या कहें? साफ साफ पता क्या हुआ था? साहब उसकी अकल तो उसी दिन ठिकाने लगा देते गांव वाले, मगर वो स्कूल वालों को पता नहीं किसने बता दिया और वो उसको बचा कर ले गए। और उसकी अकल ठिकाने लगाने के चक्कर में जब आशुतोष तुझे मिला अकेला तो हमेशा हमेशा के लिए उसे ठिकाने लगा दिया और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया। क्यों? 2 महीने पुरानी बात का बदला हम लोग अब क्यों लेंगे? जो कुछ होना था उसी दिन हो गया था। उसके बाद से तो वो लड़का गांव या तालाब की तरफ तो दिखाई भी नहीं दिया। लेकिन उसकी लाश तो तालाब के पास ही मिली थी। साहब मुझे इसका कुछ मालूम नहीं। सर उस गांव वाले के बारे में पता किया, मगर उसका कोई ऐसा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है कि किसी की जान ही ले ले। ठीक है अपनी जान जारी रखो और उसको कुछ दिनों तक यहीं पर रखो। ओके? जब भी हम किसी केस की छानबीन करते हैं
तो उस केस के हर एक पन्ने को पलट कर देखता है, विक्टिम से जुड़े सभी लोगों की अच्छी तरह से छानबीन करते हैं, सस्पेक्ट्स के सभी एंगल्स को अच्छी तरह से टटोलते हैं। इस केस में मामला बड़ा होने के साथ साथ सेंसिटिव भी था, इसलिए हमें बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही गुप्त तरीके के साथ सब कुछ करना था। हम मुजरिम को चौकन्ना नहीं करना चाहते थे। केस में मुश्किलें बहुत थी, लेकिन हमने भी ठान ली थी। पृथिव्यानि त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषिताम मुद्दे मुद्दे पृथिव्यातीनि रत्नानि जलमन्नमं सुभाषितं मुद्दे पाषाण खान्देषु रत्न संज्ञा विधीयते। अरे वाह, अब आप इस श्लोक का अर्थ बताइए। इस श्लोक का अर्थ है कि इस धरती पर सिर्फ 3 प्रकार के रत्न हैं, जल, भोजन और मनुष्य के विचार। बहुत अच्छे, आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे। बताएं क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम तो मुझे कुछ भी नहीं है। तुमने जो ऑपरेशन किया था ना, उसी के बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ, आशुतोष की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसका लिवर और दोनों किडनीज को निकाला गया है। क्या? मतलब ऑर्गन ट्रेड? नो सर, पोस्टमार्टम डॉक्टर की राय अलग है। उनका कहना है कि ऑर्गन्स निकाले जरूर गए हैं, बट इतनी बुरी तरह से कि वो डैमेज हो गए होंगे। 90% चांसेस है कि वो किसी को यूज करने लायक रह गए। और उनका कहना ये भी है कि ये किसी प्रोफेशनल डॉक्टर का काम नहीं है। कोई ऐसा करेगा क्यों? आखिर इसके पीछे क्या मामला हो सकता है? हो सकता है सर आशुतोष किसी कल्ट का शिकार बना हो, और वैसे भी वो अघोरी खंडर में ही था। मतलब ब्लैक मैजिक। इस अघोरी को ट्रैक करो, इसका मिलना जल्द से जल्द बहुत जरूरी है। और ऑर्गन ट्रेड के एंगल को भी खंगालो अच्छी तरह से। इससे रिलेटेड सभी लोगों से पूछताछ करो। जब तक का मामला क्लियर नहीं हो जाता हम कुछ कह नहीं सकते। सर, उस अघोरी का पता चल गया है। पकड़ो इसे, अभी जेल जाने का टाइम आ गया। बाबा जी ये क्या कर रहे हो? छोड़ो हमें, ले चलो इसे। छोड़ो। अरे हमने क्या किया है? अच्छा, तो तू है इन सब का बड़ा अफसर, मगर याद रख, एक सन्यासी की साधना में रोड़ा बन रहा है तू। मिट्टी में मिला दूंगा तुझे। बाबा जी, ये सन्यासी का चोला उतार के जरा ये बताइए, ये बच्चे आशुतोष का क्या किया? कौन आशुतोष? हम तो सिर्फ ब्रह्मा ब्रह्म को जानते हैं। देख, हमसे मिलने आत्माओं के आने का समय हो रहा है, जाने दे हमें। क्षमा कर दूंगा तुझे तेरी इस भूल के लिए। अरे बाबा कहाँ चल दिए? चुपचाप यहाँ खड़े रहिए और हमारे सवालों के जवाब दीजिए, समझे? अरे मूर्ख, इतना दुस्साहस! राख कर दूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा। देखो बाबा, सीधे सीधे इज्जत से पूछ रहा हूं, क्या कि इस बच्ची की लाश मिली है उस खंडर के पास जो तालाब है ना, वहां जहां पर आप कुंडली मार के बैठे हुए और उसके अंग निकाले गए? कोई मजाक नहीं चल रहा है यहां पर। सीधे सीधे से बताओ, अगर कुछ देखा है तो। देखना चाहेगा? अभी दिखाता हूं मेरी शक्तियां। सर ये बहुत मोटी चमड़ी के होते हैं, ये ऐसे नहीं उगलेगा। आप कहें तो अपने तरीके से उगलवाओ। नहीं रहने दो। इसे भूखा प्यासा रहना था सुबह तक। अगर सुबह तक कुछ नहीं बोला फिर अपना तरीका इस्तेमाल करें। ऑर्गन ट्रेड के एंगल में कुछ मिला? नहीं सर। इतनी देर क्यों हो गई आज? कुछ नहीं, होम विजिट पे चला गया था। सर, आशुतोष की फैमिली बहुत खुश थी। सरिका की शादी हो रही थी और दोनों बच्चे भी बहुत अच्छे थे सर। बट राकेश फाइनेंशियली बहुत परेशान था। परेशान था मतलब? सर राकेश की फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, लेकिन अपनी बेटी की शादी में उसने दिल खोल के खर्च करने का मन बनाया था। अपने पड़ोसी से 5 लाख रुपए उधार भी मांगे थे, पर लिए नहीं। लेकिन इस सब का आशुतोष के मर्डर से क्या कनेक्शन? सर हो भी सकता है,
वो क्या है, मैंने उसकी फाइनेंशियल कंडीशन चेक की तो मुझे ये मिला। इसी वजह से उसने 5 लाख रुपए उधार लिए थे पड़ोसी से। ये आशुतोष की एफडी है 5 लाख रुपए की, जिसे उसने 10 दिन पहले तोड़वाया था। बैंक से एक और बात पता चली साहब। क्या? इसे उसने पहले भी तोड़वाने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन क्यों? सर, नाबालिग आशुतोष का एफडी तुड़वाने के लिए हमें उसके गार्डियन राकेश का भी साइन चाहिए था। राकेश का साइन तो सही था, पर जब हमने क्रॉस चेक किया तो आशुतोष का साइन भी फर्जी निकला, इसलिए हमने एफडी तोड़ने से मना कर दिया। इस पर मिस्टर राकेश काफी नाराज भी हुए थे और फिर कुछ दिन बाद वो आशुतोष को ही लेकर बैंक आए थे। तुम यहाँ पे साइन करो बेटा। सही से साइन करना, नहीं तो फिर बोलेंगे कि फर्जी साइन कर लाया हूँ। आशुतोष ने तो मेरे ही सामने साइन किया था, पर सर वो कुछ डरा हुआ लग रहा था। इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ी थी कि अपने बेटे के फर्जी साइन करवाए? और इतना शौक क्या चढ़ा था कि अपनी बेटी की शादी इतने आलीशान तरीके से करवानी थी? अरे सर, उस मैनेजर को तो 10 साल पहले रिटायर हो जाना चाहिए था। उम्र के साथ साथ उसकी आंखों और दिमाग दोनों ने साथ देना बंद कर दिया है। मैंने कोई फर्जी साइन नहीं किए, वो तो आशुतोष ने किए थे, लेकिन उस मैनेजर को लगा कि मैंने नकली साइन किए, फ्रॉड बना दिया मुझे बैंक में। सर, इसलिए आशुतोष को बैंक ले जाना पड़ा। इस एफडी तोड़ने के पीछे की कहानी हमें पता है, अच्छे से पता है। आपके और आपके बच्चों की कोई भी एफडी नहीं है, और जिसकी एफडी है उसकी एफडी 10 दिन पहले तोड़ी गई, और तोड़ते के साथ ही उसकी मौत हो जाती है। ये कोइंसिडेंस सही है? अरे सर, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मेरे बेटे की एफडी थी, मैंने तोड़वा दी। आप मुझे गोल गोल घुमा रहे हैं। जा सकते हैं। इस बात का पता लगाना बहुत जरूरी है कि एफडी तोड़ते वक्त आशुतोष घबराया हुआ क्या था। जरूर उसकी घबराहट के पीछे कोई ना कोई राज है। ओके सर। क्या हुआ? क्यों बुलाया था पुलिस ने? कुछ पूछना था। पापा, कुछ पता चला आशुतोष के साथ किसने किया ऐसा? अभी नहीं। देखो बेटा, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारी शादी को कब तक टालेंगे हम? आज भी तुम्हारे ससुराल वालों का फोन आया था। अब आगे बढ़ने का वक्त है, तुम्हारा भी और अभिनव का भी। या आगे से अंदर ले लीजिएगा। एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकती हूँ रोहिणी मुझे कहाँ मिलेगी? जी आपको? जी वो मुझे जानती है, मैं उसी से ही मिलना चाहती हूँ। सॉरी, रोहिणी यहाँ पर नहीं है, कुछ ज़रूरी काम था तो वो चली गई। बट आप अपना नाम बता दीजिए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी कि आप मिलने आई थी। आप एक काम कर लीजिए ना, वो कहाँ गई है मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ जाकर मिल लूँगी उससे। सॉरी मैम, वो हम आपको नहीं बता सकते, आप अपना मुझे नाम बता दीजिए, वो जैसे ही आएंगे हम इन्फॉर्म कर देंगे। मनोहर, तुम्हारा बेटा तो इतनी ठंड में सुबह स्नान करके निकला है, क्या बात है? मनोहर, तुम्हारा बेटा तो बहुत तेजस्वी है। राम 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 राम। ए पापी, तुमने मेरा धन भ्रष्ट कर दिया, अपने उतरन का पानी सुबह मुझ पर डाल दिया। हमको माफ कर दीजिए। क्या बे नरेश, दिखता नहीं है? हम लोग इधर बैठे हुए, तू अपने कपड़े का उतरन का पानी डाल रहा है। माफ कर दीजिए काका। छोड़ो, मुझसे बात के लिए क्यों मार रहे हो? तुम उसको इतनी सी बात बोलते हो? इस पापी ने मेरा धन भ्रष्ट कर दिया है। घर से मैं स्नान करके निकला था, पूजा पाठ करना है मुझे, और तुम इसका पक्ष क्यों ले रहे हो? क्या तुम्हें अपने गांव की मर्यादा और परंपराओं का कोई ख्याल नहीं है? मुझे गांव की मर्यादा और परंपराओं का ख्याल है, मगर आप किसी इंसान का जाति धर्म देख के उसकी जान तो नहीं लेंगे। अगर नरेश के छूने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो मुझे इतना कमजोर धर्म नहीं चाहिए।
पर हमने नजर रखी हुई है, कोई हलचल नहीं है। देख गुड्डू, ऑर्गन ट्रेड का एंगल तो है इस केस में। अब तू हमें बता दे, अगर बाद में पता चला ना कि तू कुछ भी जानता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी तेरे लिए, समझा? अरे साहब, ये धंधा मैं बहुत पहले ही छोड़ चुका साहब। अगर ऐसा कुछ भी उस लड़के के साथ होना साहब, ये खबर उड़ते उड़ते मेरे कानों तक जरूर आती साहब। साहब, ये बाहर का एंगल है। सर, स्कूल से एक न्यूज आई है। किरण जी, ये वही अंकित है ना जिसने अभिनव और आशुतोष के साथ खंडर पे जाने की बैठ लगाई थी? आज रात तू खंडर में जाएगा ये प्रूफ करने कि वहां कोई भूत नहीं है। जी सर। और अब ये अंकित भाग गया है? सर, अंकित अकेला ऐसा लड़का नहीं है जो स्कूल से भाग गया है, और भी लड़के हैं जो स्कूल से भाग गए हैं। असल में जिस माहौल में ये पैदा होते हैं, पलते हैं, उन्हें स्कूल की पढ़ाई अनुशासन जेल जैसी लगती है। मतलब? सर, 60% बच्चे हमारे यहाँ अनाथ हैं, और अंकित भी अनाथ ही था। ये 3 साल पहले हमारे यहाँ किसी NGO के थ्रू आया था। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि पहले बैट लगी, फिर आशुतोष पकड़ा गया, उसके बाद उसका मर्डर हुआ और अभी अंकित भाग गया। कोइंसिडेंस है कि नहीं ये तो नहीं पता, पर अंकित और आशुतोष एक बार पकड़े गए थे। किस लिए? किसका फोन है ये? मैडम, वो मैच आ रहा था, इसलिए मैंने अंकित से फोन ले लिया। मुझे नहीं मालूम था कि इसमें ऐसी सब फिल्म्स पड़ी होगी। झूठ बोल रहे हैं मैम, वो गंदी फिल्म देखने के लिए उसने मुझसे फोन लिया था। ये फोन और ये फिल्म कहाँ से आई तुम दोनों के पास? पड़ा हुआ मिला था। ऐसी चीजें तुम दोनों को ही कैसे मिल जाती है, बाकी बच्चों को नहीं मिलती है? कल से हर रोज 1 महीने तक पूरे ग्राउंड के चक्कर मारोगे तुम दोनों। चलो जाओ यहाँ से। अंकित ये सब भी करता था स्कूल में? अब वो सड़क में पैदा हुआ है, गुंडे मवालियों के बीच में पला बढ़ा है, ऐसे काम नहीं करेगा तो और क्या करेगा? अगर मोबाइल स्कूल में अलाउड ही नहीं था तो जाहिर सी बात है वो स्कूल के बाहर किसी के साथ टच में था। अच्छा, आपके पास अंकित का वो मोबाइल है जो किसी ने उसे दिया था? अगर है तो प्लीज दीजिए। अंकित की सारी डिटेल्स हमें चाहिए, वो कहां से आया था और यहां पर आने से पहले वो किन लोगों के साथ रहता था। इस केस में कई सिरे थे जो उलझे हुए थे, लेकिन हम अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ इन सारे सिरों को अच्छी तरह से टटोल रहे थे। जैसा मैंने पहले भी कहा था, मुजरिमों के बढ़ते हौसलों के साथ साथ उनके कनेक्शंस और उनके नेटवर्क्स भी बढ़ जाते हैं, लेकिन हम कड़ी से कड़ी जोड़ते गए और सारे सबूत इकट्ठा करते गए। हमें भी इस बात का पूरा अंदाजा था कि हमारा सामना एक बहुत ही पेशेवर और एक बहुत ही बड़े मुजरिम के साथ था। गलत बात है शंकर, ये औरतें तुमसे अपनी मेहनत की मजदूरी मांगने आई, तुमने इनकी पिटाई कर दी, ये तो ठीक नहीं। चलो इनसे माफी मांग मांग लो, इन लोग से माफी मांगे। अरे गुणानंद भैया, हमें कोई माफी आफी नहीं चाहिए। सही कह रही है, एकदम सही कह रही है। अबे जब इनको पीटने में कोई आपत्ति नहीं है तो तुम काहे क्रांति का झंडा उठाए घूम रहे हो बे? ये क्रांति की बात नहीं है शंकर, ये न्याय की बात। देखो, आज तुम्हारे शरीर में बल है, ताकत है, तो तुम इनको मारते हो, पीटते, चुप रहते, बोलते नहीं। लेकिन ये ना भूलो कि इनके पास भी सत्य का बल है। तुम जानते हो तुम बौड़ा गए हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तभी तुम ऐसी बहकी बहकी बात कर रहे हो, समझे? देखो, हमको यहाँ पे तमाशा चाहिए नहीं, जितना तामा झामा है ना तुम्हारा ये सब लपेटो और निकलो यहाँ से, समझे? जैसे प्रभु की इच्छा। काका, बहुत सम्मान करते हैं हम आपका, लेकिन अब एक बात तो तय है कि जब तक शंकर इन गांव वालों से माफी नहीं मांगेंगे और इनकी मजदूरी नहीं देगा, तब खेतों में काम नहीं होगा। और हम सब भी यहीं बैठे रहेंगे काका, देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है ना? चलो बैठ जाओ भाइयों, बैठो, बैठ जाओ, बैठो सब अपना ही बैठो। गुणानंद, छोड़ो, जाने दो। शंकर से गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करे। तुम मुझसे सब अपनी मजदूरी ले लो, ये मजदूरी ले लो। धन्यवाद। बोल इनसे, आगे से किसी को नहीं मारेगा, माफी मांग इनसे, बोल।
कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आके तुम लोग? कंपाउंडर! क्या कर रहे हो तुम? सर, हमने लास्ट ईयर के सारे केसेस को छाना। इनमें से 12 केसेस हमारे मतलब के हैं, जिनमें विक्टिम की उम्र 14 से 18 साल के बीच है। 7 लड़के और 5 लड़कियां। 7 लड़कों में से 5 लड़कों के ऑर्गन निकाले गए हैं, जबकि सभी लड़कियों को रेप किए गए। 2 लड़कियां तो ऐसी हैं सर जिनके ऑर्गन्स भी गायब थे। और सर कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो आशुतोष के केस से काफी सिमिलर है। 3 लाशें तो उसी तालाब में मिली थी। और सर ये ऑर्गन वाली बॉडी, ये बिल्कुल आशुतोष की बॉडी की तरह ऑपरेट की गई है। ऑर्गन्स को निकालने का तरीका इतना ब्रूटल था कि चांसेस कम है कि ऑर्गन को बॉडी से निकालने के बाद उनका कुछ यूज हो पाया। ब्लैक मैजिक का कोई कनेक्शन? सर कुछ बॉडीज पर मार्किंग मिली थी, ऑलमोस्ट आधी बॉडीज को दागा गया था, लेकिन 2 लाशें ऐसी थी जिन पर कोई मार्किंग नहीं थी। लेकिन एक बात है सर, ऑर्गन को बॉडी से निकाला तो गया है, जैसे कि आशुतोष की बॉडी से निकाला गया था। इतने सिमिलर केसेस और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। इनमें से किसी की पहचान नहीं है? जी सर, इनमें से 4 लड़के और 3 लड़कियों की पहचान हो गई थी, लेकिन बाकी बॉडीज अनआइडेंटिफाई ही रह गई थी। इन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज को आइडेंटिफाई करो और इनसे रिलेटेड जितने भी थाने हैं उनमें पूछताछ करो, देखो क्या निकल कर आता है। इतना सारा कनेक्शन है तो कोई ना कोई कॉमन लिंक जरूर होगा। और स्कूल में भी पता करो इन अनआइडेंटिफाइड लाशों के बारे में। इतनी सारी लाशों का एक ही तरीके से काटा जा रहा, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे। इस अंकित के बारे में कुछ पता चला? अभी तो कुछ पता नहीं चला। मोबाइल की स्कैनिंग चल रही है, शायद उसमें कुछ मिले। सर, आप लड़कों के बारे में क्रॉस चेक कर रहे थे वो तो ठीक है, पर ये लड़कियां हमारा बॉयज स्कूल है। पॉसिबल है कि आसपास की लड़कियां हों जिन्हें आपने कभी देखा हो या आपके स्कूल में उन्हें कोई जानता हो, कोई गर्लफ्रेंड या कोई फ्रेंडशिप वगैरह। सर, हमारे यहाँ के स्टूडेंट तो बाहर ही नहीं जाते हैं, तो ये लड़कियों वाला एंगल तो निकलता ही नहीं है। मैडम, जिस ट्रस्ट का स्कूल है उनके गर्ल्स स्कूल भी तो है, हो सकता है वहां की कोई लड़की हो। होगी सर, पर मैं इनमें से किसी को नहीं जानती हूँ। आप ट्रस्ट का एड्रेस लीजिए और वहीं जाकर पता कर लीजिए। सर, आप इस तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन में बार बार स्कूल को लेकर आ रहे हैं, स्कूल की रेपुटेशन पे असर पड़ रहा है। सर, इनमें से कोई भी लड़का या लड़की हमारे किसी भी स्कूल या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड नहीं है। हाँ, जो बच्चे हमारे स्कूल से भागे हैं, ये उनकी मिसिंग रिपोर्ट है, जो हमने पुलिस में भी लिखवाई हुई है। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये हमें भी नहीं पता। हमें स्कूल से भागे हुए हर बच्चे की डिटेल चाहिए। वो यहाँ पर आने से पहले किसके साथ थे, कहाँ रहते थे। जी सर। बेबी बस 2 मिनट, बेबी 2 मिनट, बस 2 मिनट, बेबी 2 मिनट, बस 2 मिनट में सब्जी तैयार, फिर बेबी खाना खाएगा। चलो बेबी, बस बस बस। चलो देखिए कौन है, 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 कौन है। ओ मम्मा आई है। क्या हुआ मेरे बच्चा? सुबह से तंग ही कर रहा है। सब्जी, अरे सब्जी। गौतम, तुम्हें मेरी वजह से क्या क्या सहना पड़ रहा है? क्या हो गया अचानक? तुम जानती हो चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अच्छा बताओ, तुम्हारा काम कैसा था? ठीक ही था, पर हुआ नहीं। अगर हमें इस बार का चुनाव जीतना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। हम अपने क्रेडिट पर चुनाव नहीं जीत सकते। वो गुणानंद है ना, वो जनता का मसीहा बन बैठा है। अच्छा, अभी जागे हैं आप। सरकार, ये जो बुद्धि आपको आई है ना, बहुत देर से आई है, समझे? क्या लूट मचाए हो पिछले 5 साल तक। और जिस टाइम पे आप लूट मचा रहे थे ना, वो गुणानंद जनता के बीच में जाके उनके लिए काम कर रहा था, इसीलिए मसीहा बना है। हमारी एक बात ना आप कान खोल के सुन लीजिए, आपके इस नेतागिरी में ना बहुत सारा पैसा लगाए हैं, अब हम नुकसान नहीं उठा सकते। तो ये गुणानंद का हिसाब किताब कीजिए, समझ रहे? है कि हमारा पैसा ना मेहनत का पैसा है, ब्याज सहित असूली में। वक्त के साथ साथ ये केस भी बड़ा और संगीन होता चला जा रहा था। नए नए खौफनाक और खतरनाक मामले रोशनी में आ रहे थे, क्योंकि लोगों में डर का माहौल बना हुआ था, इसलिए कोई भी खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। लेकिन कोई ना कोई कहीं ना कहीं पहल जरूर करता है। इस केस में अपराध के खिलाफ
मोर्चा खोलने वालों की, आवाज उठाने वालों की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है, क्योंकि इसी के जरिए इस अपराध का महाजाल हम काट सकते थे। सलाम साहब, बोल। एक खबर लाओ आशुतोष के बात के बारे में। क्या खबर? सर आजकल कुछ ज्यादा ही भगवान को मानने लगे। तो इसमें खबर जैसा क्या? आप ही तो जादू टोने का एंगल ढूंढ रहे थे ना, इसलिए सोचा बता दूं। आप तो जानते हो छोटी मोटी बात के लिए आपको डिस्टर्ब नहीं करता। तो बड़ी बात बताना। आशुतोष और उसके बाप के रिश्ते के बारे में। सर एहतियात के तौर पर आदमियों को जब डिटेल्स निकालने के लिए कहा था तब इस फैमिली के बारे में ये बात पता चली, जिसे बहुत ही खूबसूरती से लोगों ने छिपा के रखा हुआ। आजकल बहुत पूजा पाठ करवा रहे हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? घर की शांति के लिए करवा रहे हैं। लेकिन हमें तो पता चला है कि ये सब कुछ आजकल में शुरू किया आपने। अचानक से इस तब्दीली की वजह जान सकता हूं? मेरा बेटा मरा है। आपका नहीं, आपके बड़े भाई का। आशुतोष आपका बेटा नहीं था, ये बात आपने हमसे छुपाई। वो मेरे बड़े भाई का बेटा था, लेकिन मेरे बेटे जैसा ही था। बड़े भाई की मौत के वक्त वो 2 साल का था, तब से पाला है उसे। छुपाने जैसा क्या है? छुपाने वाली बात है पैसा। आपने अपनी बेटी सारिका की शादी के लिए आशुतोष की एफडी तोड़ी, और एफडी तोड़ने के तुरंत बाद ही उसकी मौत हो जाती है। जी क्या कह रहे हैं सर आप? 5 लाख रुपए के लिए मैं ये सब करूंगा? मैंने कब कहा कि 5 लाख रुपए के लिए आप करेंगे सब? पेपर्स हम, ये पेपर्स हमने तहसील से मंगाए हैं। ये आपके बड़े भाई की प्रॉपर्टीज के पेपर है, और इसके मुताबिक उनकी मौत के बाद तुरंत ही उनके बेटे के नाम पर हो जाती है सारी प्रॉपर्टीज वगैरह, और उसकी मौत के बाद ये सब कुछ आपके नाम पे हो जाता है। अब इतना सब कुछ के लिए आप ये सब तो करिए। खुद से कातिल ढूंढा नहीं जा रहा और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो पूछिए, वरना मुझे और भी काम है। इस आदमी के बारे में पता कर लो, जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। और जितने भी बाबा और पंडित हैं उन सबको राउंड अप करो, पता करो कौन सी पूजा पाठ करवा रहा है। कहीं ये जादू टोना तो नहीं करवा? पता करते हैं सर। सॉरी, गलती से बटन दब गया था। मैं जानता हूँ तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, सो सॉरी। कोई बात नहीं, एक्चुअली सॉरी तो मुझे कहना चाहिए था। फोबिया मुझे, और खामोखा तुम्हें तकलीफ में डाल रही हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारा दर्द, तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है, पर तुम किसी से शेयर नहीं करना चाहती। पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ। Thank you very much, sir. Have a great day. सुनो, हाँ मैं लंच के लिए बाहर जा रही हूँ। अच्छा, आधा घंटा लग जाएगा फिर भी मुझे, तब तक कि तुम इसे कहीं संभाल लेना, ठीक है? कुछ मिला? हाँ मिला तो है, मगर मुझे वो तो मिल जाए जिसके लिए मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है। सर टोटल मिली 12 लाशों में से 5 लाशों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जिन 7 लाशों की पहचान उनके घर वालों ने की थी उन सबको बुलाकर हमने उनका बैकग्राउंड चेक किया, तो सबके अंदर एक कॉमन लिंक निकलकर सामने आया है। क्या है कॉमन लिंक? अच्छा, तो इसका मतलब यह हुआ इन बच्चों की फैमिलीज का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इस मर्डर्स में है, या फिर डर के मारे इन लोगों ने केस फाइल नहीं किया इसके खिलाफ। बिल्कुल सर,
एग्जैक्टली यही लिंक आशुतोष की फैमिली का है। राकेश के यहाँ काफी आना जाना है इनका। वहां जाके चेक करो, देखो क्या मिलता है। बस प्रशांत अंदर है, देखो वहां जाओ। यस सर। हाँ क्या हो रहा है इंस्पेक्टर? आप लोग ऐसे कैसे प्रेमाइस के अंदर घुस आए? देखिए मैम, हमें प्लीज अपना काम करने दीजिए, आपको जल्दी पता चल जाएगा। ओके सर। हाँ मुझे कुछ पता चला? अंदर कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। छोटे छोटे बच्चे यहाँ आते हैं, आप लोग की इस तरह की गैर जिम्मेदार हरकत की वजह से देखिए कितना डरे हुए हैं वो। इस तरह आप लोग अंदर घुस आए, वो भी बिना वारंट के। आई विल कंप्लेन इट टू योर सीनियर्स। रोहिणी, अपना जल्दी से सामान पैक कर ले और हम यहाँ से चलते हैं। दीदी मैं कहीं नहीं जा रही। पागल हो रही है, यहाँ पर बहुत खतरा है। अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे हम लोग। तुझे मुझ पर भरोसा है ना? तो चलो मेरे साथ, मैं सब समझाती हूँ। रोहिणी प्लीज रोहिणी। चलो रोहिणी। रुक क्यों गई? चलो। तुम्हें क्या लगता है दीदी, मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम मुझसे जलती हो, और अभी तो मुझसे जलने की और भी वजह है ना तुम्हारे पास। ये पैसा, ये पावर है ना? ऐसी बात नहीं है बेटा, यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, ऐसे मैं कह रही हूँ। चलो। क्यों दीदी, क्यों सही नहीं है? जब तक तुम कर रही थी सब कुछ सही था, लेकिन तुम पीछे रह गई, मैं आगे निकल गई, तो बस सब कुछ गलत हो गया। हिमांशु रावत, इतनी लापरवाही, पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हो तो क्या पुलिस के रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करोगे? तुम जानते भी हो कितना केओस हो सकता था अगर पब्लिक को इस रेड के बारे में पता चलता। सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन की सारी लीड्स इसी जगह पर पहुंच रही थी, इसे हमने रेड मारी। आगे से इस बात का ख्याल रखना, मुझे इन्फॉर्म किए बिना तुम इस केस में कोई भी कदम नहीं उठाओगे। पिछले हफ्ते एक टीम ने रेड मारने की परमिशन मांगी थी। ये फाइल स्टडी करो। ये क्या सर? एक टीम और भी है जिसने सेम जगह पे छापे मांगे थे। कौन सी टीम? जी, इस केस के बेसिस पर ही हमने कमिश्नर साहब से रेड के ऑर्डर मांगे थे, बट इनफ एविडेंस ना होने की वजह से ऑर्डर इशू नहीं हुए थे। ये कौन सा केस था? एक आदमी की बीवी गायब हो गई थी। सर, मेरी बीवी वैदेही, वो बोल के गई थी कि वो ऑफिस के काम से शहर से बाहर जा रही है, पर तब से अभी तक वो वापस नहीं आई। कहाँ गई थी वो? पता नहीं सर, कुछ बताया नहीं। सर, मैंने ऑफिस से पूछताछ भी की, पर उन्होंने कहा कि वैदेही शहर से बाहर कहीं गई नहीं ऑफिस के काम से। जब हमने इस औरत के ऑफिस से पता किया तो हमें ये पता चला कि वो औरत अक्सर अपने पति से झूठ बोल करके कई शहरों में जाया करती थी, जबकि उसके ऑफिस से कभी भी काम के सिलसिले में उसको शहर से बाहर भेजा ही नहीं गया था। फिर ये कहाँ जाती थी? पहले तो हमें ये अफेयर का एंगल लगा, फिर हमने उसके पति से बात की। देखिए, आपकी बीवी ऑफिस के काम से तो बाहर जाती नहीं थी, और आपका ये कहना है कि उसका कोई अफेयर भी नहीं था, फिर वो आपसे झूठ बोल करके आखिर जाती कहाँ थी? सर, मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर उसकी एक बहन थी रोहिणी, जो शादी से पहले कहीं चली गई थी।
हो सकता है वैदेही उसे ही ढूंढने जाती हो, क्योंकि हमेशा वो यही कहती रहती थी कि उसको वो ढूंढ के रहेगी। कहाँ से गायब हुई थी उसकी बहन? सर कभी उसने मुझे बताया नहीं। जब हमें वैदेही की बहन रोहिणी की गुमशुदगी के बारे में पता चला, तब हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर से शुरू की। हमने वैदेही की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री निकाली, अलग अलग उन शहरों की जहाँ पर वैदेही जाया करती थी, और हर उस जगह के बारे में जहाँ के लिए उसने ऑटो बुक किया था, और वो सब वैदेही को एक ही पॉइंट पर लेकर के गए थे, नेटवर्क्स की इन बिल्डिंग्स पर। जी। और आखिरी बार वैदेही जब गायब हुई, तब भी वो ऑटो से इसी बंगलों पर गई थी, जो इसी नेटवर्क की प्रॉपर्टी है। हमें डाउट है कि वैदेही और उसकी बहन रोहिणी का गायब होना इन लोगों से भी रिलेटेड है, और शायद इसीलिए वैदेही अलग अलग शहरों में जाया करती थी, और इसीलिए उसने अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था। हो सकता है जान के खतरे को लेकर के डर रही होगी। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। सर, ये वही लोकेशन है जहां पर वैदेही मिली, और ये वही लोकेशन है जहां पर हमने पहले टारगेट किया था, और इन सब का कनेक्शन वो नेटवर्क है। सर, ये सारे विक्टिम्स जो हैं, इनके पावर की वजह से डरे हुए हैं। अगर आप हमें परमिशन दे देंगे तो ये सारे विक्टिम्स सामने आएंगे, सैकड़ों की संख्या में सामने आएंगे। हाइपोथेटिकल बातें मत करो हिमांशु। ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो ऐसा होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। शक करने की वजह हमारे पास बहुत हैं, लेकिन क्या हमारे पास पुख्ता सबूत हैं? कोई चश्मदीद गवाह हैं? देखो, पिछली बार भी तुमने रेड मारी थी, क्या मिला? इस बार भी अगर हम फेल हो गए, रिजल्ट 0 आ गया, तो संभालना बहुत मुश्किल होगा हिमांशु। सर, ऐसा दोबारा नहीं होगा। आई प्रॉमिस आई विल नॉट फेल यू। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें काम करने नहीं दे रहा हूं। इसलिए मैं ये कहूंगा कि तुम कोई पुख्ता सबूत ढूंढो, कोई चश्मदीद गवाह ढूंढो, तब मैं इस ऑर्डर पर साइन करूंगा। सिर्फ शक के बेसिस पर इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता। हमने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन फिर भी अपराधी को पकड़ने में हम नाकामयाब रहे। अब हलचल बढ़ गई थी। अब अपराधी की नजर पुलिस की हर एक मूवमेंट में थी, क्योंकि केस सेंसिटिव और बड़ा था। कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस और उनकी फिक्र वाजिब थी। हम कोई गलती नहीं कर सकते थे और न ही खुलेआम हाथ डाल सकते थे। ऐसे में हमने ठोस और पुख्ता सबूत जमा करने शुरू किए। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। शायद वक्त आ गया था कि इस गुनहगार की किताब के पन्नों में कानून की सजा के पन्ने अब लिखे जाएं। ये आपने लिखवाई थी? जी सर, मेरे पति ऋतुराज की हत्या इन्हीं लोगों ने करवाई है, क्योंकि उन्होंने इन लोगों के लिए काम करने से मना कर दिया था। वो लोग इतने बड़े हैं कि पुलिस कुछ नहीं कर पाई। बस शूटर मिला, इंसाफ हुआ। जी सर, गाड़ी अभी अभी बंगला से निकली है सर। गाड़ी पे नजर रखो, किसी भी हाल में गाड़ी निकलनी नहीं चाहिए। ओके सर, अब तो सबूतों के साथ साथ गवाह भी मौजूद है। हाँ सर, वो वही है हाईवे पर। सर, वो रही गाड़ी, पीछा करो उसका और कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करो। सभी जगह नाकाबंदी करवाओ, ये गाड़ी निकलनी ही चाहिए। चलो उस तरफ से लेके वो टेक करो। सर, अब तो सबूतों के साथ साथ गवाह भी मौजूद है। हमारी टीम्स रेडी है, बस आपके ऑर्डर्स की जरूरत है। देखो मैडम, आप पीछे तो नहीं हटेगी? नहीं सर, उस आदमी को मैं सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। सर, हम जितनी देर लगाएंगे वो उतनी दूर चला जाएगा, प्लीज।
थैंक यू सर। देखो हिमांशु, अगर ये ऑपरेशन फेल हुआ तो हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। डोंट वरी सर, आई विल गेट इट। लगता है हमारे बेटे में कुछ तो विशेष है। एक दिन ये हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। अगर नरेश के छूने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाता है तो मुझे इतना कमजोर धर्म नहीं चाहिए। जब तक शंकर इन गांव वालों से माफी नहीं मांगेंगे और इनकी मजदूरी नहीं देंगे, खेतों में काम नहीं होता है। देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है ना। ब्रेकिंग न्यूज। अभी तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि गुणानंद स्वामी को पुलिस ने राज्य के हाईवे से गिरफ्तार कर लिया है। गुणानंद की गिरफ्तारी के बाद उनके भक्तों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। कई जगहों पर तोड़फोड़ और आगजनी की वारदातें भी हुई हैं। छोड़ेंगे नहीं, आग लगा देंगे घर को। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक सन्यासी हूँ और आप मुझ पर ये इतने घिनौने आरोप लगा रहे हैं, वो भी बिना किसी सबूत के। हमारे पास तेरे खिलाफ सबूत भी है और चश्मदीद गवाह भी है। कितने बड़े अफसर हैं आप, फिर ऐसी नादानों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? किसी ने कुछ ऊट पटांग कह दिया और आप हमको यहाँ इस कारावास में ले आए कैद करके। जो प्रभु की इच्छा। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, भय है कि आप हमारी बात मान नहीं रहे, लेकिन हमारे जो भक्त हैं बाहर, यदि उन्हें ये पता चल गया कि आपने मुझको यहाँ यूं कैद करके रखा है तो यकीन जानिए अनर्थ हो जाएगा। धमकी दे रहा है, दंगे करवाएगा, फसाद करवाएगा। अरे मैं कैसे फसाद करवाऊंगा? मैं तो यहाँ आप लोगों की कैद में हूं ना, कारावास में। लेकिन मेरे भक्त जो बाहर हैं इस कारावास से दूर, वो मासूम है, प्रेम करते हैं मुझसे, और प्रेम में तो इंसान कुछ भी कर जाता है ना। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके भोले भाले भक्तों को अपने जाल में फंसाता है ना तुम। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ गुनाह कबूल किए जाते हैं। परंतु कौन से गुनाह, कौन से? ये ऐसा नहीं मानेगा। एक काम करो, इसे यही रखो और खाना पीना बिल्कुल नहीं देना और सोने भी मत देना। देखते हैं ये खेल कितने दिनों तक चलता है। आपका फॉर्मूला काम करके बोलने को तैयार हो गया है। हर इंसान को उसके तरीके से हैंडल करना पड़ता है। चल। चल अब बोल। न जाने दो तीन लोगों ने क्या बक दिया, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए इंस्पेक्टर। ये दीवारें ज्यादा दिन तक रोक नहीं पाएंगे इंस्पेक्टर। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करके भरतपुर से पूरे भारत के लोगों को धोखा दिया है तूने। बचपन से मेरे बाबा को लगता था कि कुछ खास है मुझे, कुछ तो बड़ा करूंगा मैं, और धीरे धीरे यही बड़ा करने की धुन मुझ में सवार होती चली गई। गुणानंद बाबा की, गुणानंद बाबा की, गुणानंद बाबा की। धीरे धीरे मुझे समझ में आ गया कि लोगों पर राज करने के लिए उनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है।
बस फिर क्या था, मैं लोगों की भलाई के काम करना शुरू कर दिया मैंने, और लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन मुझ पर बढ़ता चला गया। बस फिर क्या था, पैसे मेरे कदम चूमने लगे, बड़े बड़े लोग आते थे मेरे सामने सिर झुकाते थे, मैं जो चाहता था वो करता था। और तूने इस पावर का इस्तेमाल अपनी इमेज बढ़ाने के लिए किया, लड़कियों का रेप किया, बच्चों को मारा, काला जादू किया। लेकिन ऋतुराज ने क्या किया था, उसे क्यों मार डाला? ऋतुराज हमारे लिए मारकाट वाले काम करता था, जादू में इस्तेमाल करने के लिए। और पता नहीं क्या हुआ, ऐसा धीरे धीरे उसका मन इन कामों से हटने लगा, और एक दिन बिना बताए सबको छोड़कर भाग गया। खतरा था वो हमारे लिए। अभी भी देर नहीं हुई है ऋतुराज, काम पर लौटा। क्षमा करें महाराज, जितनी गलतियां मुझसे होनी थी वो हो चुकी, मैं अब और गलती नहीं करना चाहता। मुझसे ये पाप के कारोबार का बोझ नहीं सहा जाता। वैदेही कहाँ है? आशुतोष के माता पिता की तरह वैदेही और रोहिणी के माता पिता भी हमारे भक्त थे, और उन्हें परम ज्ञान देने के लिए हमें सौंप गए थे। सौंप गए थे और तूने उनका शोषण किया। वैदेही कभी भी सहज नहीं थी आश्रम में, लेकिन रोहिणी पूरी तरीके से काबू में थी। 6 साल दोनों आश्रम में रहे, परंतु उनके माता पिता की मौत के पश्चात वैदेही आश्रम से भागने में सफल हो गई। लेकिन वैदेही रोहिणी को आश्रम से निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी, और एक दिन वो रोहिणी तक पहुंच भी गई, लेकिन रोहिणी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। पहले तो मैंने वैदेही को छोड़ दिया था, परंतु अब वो वापस आई। मैंने सोचा अगर इस बार उसे छोड़ देता तो वो पुलिस को अपने साथ ला सकती थी, इसलिए तू तो ज्यादातर अनाथ बच्चों को मारता था, फिर आशुतोष को क्यों मारा? वो तो तेरे स्कूल में पढ़ता था, ऊपर से गरीब भी था। उसका बाप मेरा भक्त था, और वो गरीब नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि उसके बाप के पास पैसे भी थे और जमीन भी, और वो दोनों मुझे चाहिए थे। इसलिए मौका मिलते ही मैंने उसके बाप को अपने झांसे में ले लिया। दोनों लड़कों ने अघोरी की बुलाई हुई आत्माओं को भगा दिया है महाराज। अघोरी की तपस्या भंग होने की वजह से आत्माएं इनके बेटों पर हावी हो गई हैं। कुछ कीजिए महाराज, कुछ कीजिए। देखो, तुम्हारे दोनों बेटों ने गलती तो की है, जिस वजह से आज उन दोनों की जान खतरे में। हम ज्यादा से ज्यादा किसी एक बेटे की जान बचा सकते हैं। एक बेटे की बलि तो तुमको देनी ही पड़ेगी। अभिनव की जान बचाने के लिए उसने आशुतोष को बलि के लिए चुना। पूजा के नाम पर हमने उससे 3 लाख रुपए लिए और उसकी बलि चढ़ा दी। और अंकित ने क्या किया था? उसे क्यों गायब किया? उसने आशुतोष की बलि चढ़ाते हुए देख लिया। ना जाने तूने कितनी जमीनों का गबन किया है, कितने घरों को बर्बाद किया है, कितने भोले भाले मासूम लोगों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। अपना साम्राज्य फैलाने के लिए कितने लोगों को बलि का बकरा बनाया, और ना जाने कितनी लाशों पर चल के तू यहां तक पहुंचा है। लेकिन अब नहीं। आशुतोष, ऋतुराज और वैदेही जैसे कई केसेस और कई शिकायतें हमारे पास आ रही हैं। इस जन्म में तो नहीं, तो इस जगह से निकलने वाला, समझा? आज दुनिया के हर एक कोने में ऐसे बाबा हैं जो आध्यात्मिक होने के साथ साथ बड़े बड़े और अच्छे अच्छे काम करते हैं, और लोग भी आंख बंद करके उन पर विश्वास करते हैं। एक बात हम आप सबको बता देना चाहते हैं, आप आस्था जरूर पालें, लेकिन मर्यादा का भी पालन करें। और बाबाओं को आगाह करते हैं कि आस्था के नाम पर अगर वो लोगों के साथ विश्वासघात करेंगे, अपराध करेंगे, तो उसका अंजाम सीधा जेल होगा। आज भारत के हर एक कोने में
कई ऐसे नामचीन बाबा हैं जो जेलों में बंद हैं, जिन्होंने आस्था के नाम पर लोगों को ठगा है। जिस तरह से गुरु नानक ने अपने करियर की शुरुआत की थी, अगर उसी सोच को लेकर वो आगे चलता तो शायद वो आज इस अपराध का महाजाल का रचयिता नहीं बनता। हम इन बाबाओं को ताकतवर बनाते हैं और इस ताकत और भरोसे का ये लोग नाजायज फायदा उठाते हैं। और फिर ना ही सिर्फ ये लोग अपना नाम खराब करते हैं, बल्कि अपना अंजाम भी खराब करते हैं। हर दस्तक को पहचाने और याद रखिए, धर्म के खिलाफ काम करने वाला कभी धार्मिक नहीं हो सकता। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी मेरी फुर्सत तुझे आने की। अरे मेरी दुनिया तो तू है। बस बातों का ही शेर है ना तू? बातों का शेर हूं मैं? हाँ? यही तो करने आता है तू। दिल में तो तूने अपनी हीना की फोटो छुपा रखी है। प्यार तो तू उसी से ही करता। बहुत प्यार करता हूँ लेकिन क्या है सीता, ये किस्मत बड़ी गंदी चीज होती है। जहाँ खुशियां मिलेंगी वहीं गच्चा मारती। तेरी किस्मत के कहाँ मिलेट के सीधे रास्ते पे तुझे लाने की मेरी जिम्मेदारी। तेरा जो पागल कर देना, उससे मुझे बहुत प्यार है। गोपाल, तबियत तो ठीक है ना? जाओ घर जाओ, घर जाके आराम करो। अरे ठीक हुआ जा। और कहाँ ना जाने कौन कौन सी गंदी बीमारी लेके घूम रहे हो। जब पागल हो गई, कौन सी गंदी बीमारी? अल्लाह ना करे तुम्हें कोई बीमारी हो। अगर तुम मर गए ना तो एक ग्राफ कम हो जाएगा। लेकिन एक बात सुन ले, मैं तुझे अपनी लड़की को हाथ लगाने नहीं दे सकती। तेरी गंदी बीमारी अगर मेरी लड़की को हो गया ना तो अपना तो धंधा गया। अरे भाया देख लो यहाँ। अरे मत, अरे निकल चल। अरे चलो ना। आ गया तू? हाँ भाभी, ये देखो मुंबई से साड़ी लाया हूं तुम्हारे लिए। अरे वाह, ऐसी साड़ी तो पूरे इंदौर में नहीं मिलती। अच्छा, तो मुंह क्यों सुझा रखा है? घर में सब ठीक तो है? माँ कहाँ है? माँ बाहर गई है और पूजा आई हुई है। पूजा ही है? हाँ? अरे पूजा, क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? किसने? कौन मार? अरे किसने हाथ उठाया तुम? हाँ? भैया मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। जानवरों की तरह मारता है वो मुझे। अल्ले की इतनी हिम्मत, मेरी बहन पे हाथ उठाएगा वो? छोड़ूंगा नहीं उसे। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा दिया उसे। लातों के भूत है माँ, बातों से नहीं मानेंगे। देख देख क्या हालत की है इसकी। पति पत्नी के झगड़े में तू क्यों घुस रहा है? देखो बेटा, बातों की लंबाई अगर बढ़ती है ना तो रिश्ते छोटे हो जाते हैं। लेकिन बस मैंने कह दिया ना। आदिल की तबीयत फिर से खराब हो गई है। मैंने पहले ही कहा उसे एडमिट करा दो। ठीक है, मैं लाती हूँ। अरे मेरी रोटियां वापसी दे दी? शायद पहले उन्होंने मंगवाई थी। तो क्या ये दाल को मैं दूध की बोतल में डाल के क्यों खा ली? आपकी रोटी आ रही है। अरे कब आएगी मेरी रोटियां? भाई क्यों खड़ा कराएगी? ले मेरी रोटी खा ले। मुझे कुत्ता समझाया तूने? तेरे जैसे 4 कुत्तों को मैं अपने घर पे बिठा के खिला सकता हूँ, समझा? क्या रे भाई, पेट में आग लगी है क्या? मरे जा रहा है? खून में गर्मी है तेरे ना, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, समझा? अरे देख लूंगा तुझे मैं।
चल खाना खा ले, आता हूँ 1 घंटे में। बराबर है। क्या करेगा ट्रक में? कुछ करना नहीं है। फिर मुझे बुलाया क्यों है? तुझे पता है ना मेरे धंधे का टाइम है। लेकिन मैं तेरे बिना जी नहीं सकता। लेकिन गोपाल, मैं एक बार अपना प्यार खो चुका, मैं दोबारा नहीं खोना मेरे साथ चल। ठीक है, चल ले चल अपनी दुनिया में। देखो हिना, इस बच्चे का किडनी का मैच मिल गया है। यही मौका है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ दूसरा डोनर के लिए काफी इंतजार करना पड़ेगा। आप बुकिंग कीजिए, मैं कैसे ना कैसे करके पैसे का अरेंजमेंट कर दूंगी। सर, हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है, हमें तुरंत निकलना होगा। सर, एक्सीडेंट का केस है, लगता आदमी मर गया है। सर, मैंने हाईवे पे बहुत साल नौकरी की, लेकिन ये एक्सीडेंट मुझे कुछ अजीब लगा। सर, रात के अंधेरे में हाईवे के बीचों बीच कोई क्या करने आया होगा? कोई व्हीकल भी नहीं है आसपास। इससे कुछ मोबाइल वोबाइल बरामद हुआ है? नहीं सर, आइडेंटिटी कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, इतनी रात गए हाईवे के बीच में ये क्या कर रहा होगा? एक काम करो, यहाँ ट्रक्स के जो टायर मार्क्स है ना वो कलेक्ट करो, इसका फोटोग्राफ हर जगह सर्कुलेट करो, पता करो कि कौन है, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। चलो। छोटे उठना, कितनी देर तक सोता रहेगा तू? गोपाल भाई आए क्या? अभी नहीं आए, और तू उठ जल्दी से। कहाँ पर है तू? सुबह से 10 बार तुझे फोन कर चुका हूँ। गोपाल कहाँ पर है? पता नहीं, अब तक नहीं आया। कल रात को बोला था 1 घंटे में आऊंगा करके, अब तक नहीं आया। एक तो पहले वो फोन उठा नहीं रहा था, अब उसका फोन नहीं लग रहा है। जल्दी आप पुलिस स्टेशन जाना है। क्या? जो बॉडी हमें हाईवे पे मिली थी, उसकी प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर के मुताबिक उस आदमी की मौत एक्सीडेंट के 2 घंटे पहले ही हो चुकी थी, मतलब रात के करीब 10 से 12 के बीच, और किसी ने उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा था। मौत सर पे चोट लगने की वजह से। मतलब किसी ने उसे मारकर हाईवे पे फेंक दिया और उसके बाद कोई ट्रक उसे कुचल के चली गई। मतलब कोई इसे एक्सीडेंट की शक्ल देना चाहता था। सर मेरा छोटा भाई कल रात से गायब है। क्या नाम है उसका? गोपाल। गोपाल? जी सर। सर ये तो गोपाल ऊपर है। क्या हुआ इन्हें? मर गए? इनको मार दिया गया। जी एक बात बताओ, गोपाल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं सर, दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन कल रात ढाबे पर लड़ाई हुई थी उनकी। ये उस ढाबे के लिए चल अभी इसी बात। हाँ, और आप बॉडी क्लेम करके उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। हेल्प हिम। चलो इसको। क्राइम में फेसिया ये लग रहा था कि गोपाल की मौत एक्सीडेंट से हुई है, लेकिन मेरे पीएसआई को इस थ्योरी पर शक था और उसका शक बिल्कुल सही निकला। किसी ने बहुत प्लानिंग के साथ गोपाल को मारा और उसे हाईवे पर फेंक दिया। कातिल को लगा कि ये एक ट्रक वाला है। पुलिस भी इस बात को मान लेगी कि रोड क्रॉस करते हुए यह मारा गया। ये तो क्लियर हो गया था कि ये एक मर्डर केस है, लेकिन इस केस को सॉल्व करने में कितनी मुश्किलें आएंगी ये हम नहीं जानते थे। हाँ साहब, लड़ाई हुई थी लोगों के बीच में। अगर मैंने भगाया ना होता तो लोग इनसे जान ले लिए होते। सीसीटीवी है आपके पास? हाँ जी सर है। जरा फुटेज चेक करो। ये नंबर क्लियर करो और इस ट्रक के बारे में पता करो।
गोपाल के ट्रक को भी ट्रेस करो। सर आमतौर पर ये सारे ट्रक रात को ही चलते हैं और दिन में शहर के बॉर्डर के बाहर ये लोग वेट करते हैं। पता करो उसका ट्रक शहर में ही है या कहीं निकल गया है। सर ठीक है। गोपाल कल रात को 1 घंटे के लिए ढाबे से निकल के कहीं गया था। क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ गया होगा? नहीं सर, कल मेरी उसके साथ कोई बात नहीं हुई। मैं तो कल घर पे था ही नहीं। मैं उज्जैन गया था, महाकालेश्वर। देखिए हमें शक है कि गोपाल का मर्डर उस एक ट्रक ड्राइवर ने किया है, लेकिन फिर भी पूछना पड़ेगा क्या गोपाल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, मेरा भाई सुलझा हुआ इंसान था, उसके किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। ये क्या है अमित? मेरे प्यार की निशानी, शादी करना चाहता हूँ तुझसे। ये भी बेचना है? हेलो, मुंबई की 2 टिकट्स चाहिए, हिना और आदिल के नाम पर। क्या हुआ? क्या हुआ? कोई बुरा सपना देख लिया क्या? गोपाल मेरा ही ट्रक चलाता था, मेरे ट्रक का कुछ पता चला सर? अभी नहीं, ढूंढ रहे। एक बात बताइए, गोपाल का बाकी ड्राइवरों के साथ कभी कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, वैसे तो कोई बात नहीं थी। अच्छा, इस ट्रक को पहचानते? नहीं सर। सर गोपाल का ट्रक मिल गया, भंवरकुआं एरिया में था। ट्रक में कुछ मिला? सर आईडी कार्ड, फोन सब ट्रक के अंदर ही मिले। सर मैं ट्रक ले जा सकता हूँ अपना? नहीं अभी नहीं, अभी इंक्वायरी बाकी है, उसके बाद अभी आप जा सकते हैं। सर मैं नहीं तुम यहीं रुको। अजय सर, फॉरेंसिक को बुला के पूरा ट्रक चेक करवाओ। हो सकता है कि मर्डर ट्रक के अंदर हुआ हो और उसके बाद बॉडी फेंकी हो। राइट सर। सर, गोपाल की फोन की लोकेशन डिटेल्स आ गई है सर। उसने लास्ट में किसी सितारा को फोन किया था और उसके फोन की लोकेशन गांव एरिया में थी। ये सितारा कौन है? ओहो, क्या बात है, आज इस वाले हमारे गली में। ले जाइए साहब, जो पसंद है ले जाइए। ये सितारा कौन है? सितारा, ये जाइए साहब। अच्छा सितारा, गोपाल की जानती होगी ना? तो फोन पे ऐसी बातें करती थी? साहब बस एक ग्राहक था। सिर्फ ग्राहक है? ये लोग ऐसे कुछ नहीं बोलने वाले हैं। सर इस एरिया में मेरे कुछ खबरी है, जब भी हाईवे पे डकौती या रॉबरी के केसेस होते हैं ये लोग हमारी मदद करते हैं, और ये एरिया भी हाईवे के आसपास ही है। मैं खबरों से मदद लेता हूँ। हाँ, काम पे लगा ना सब। सर मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मैं उनकी बीवी हूँ और बस उनका इंश्योरेंस क्लेम करना चाहती हूँ। जी आपकी फोटो और आईडी कार्ड लगेगी, तो आप मैम यहाँ पर साइन कर दीजिए, यहाँ पर। मुझे दुख है आपके पति की मौत का। वैसे उनसे आपकी कितने साल पहले शादी हुई थी? तू बेहया, अंगूठी निकाल, और सुन, इस इलाके में दोबारा नजर आया ना, जान से मार दूंगा, निकल।
सर पक्की खबर है, सलमा का ना सितारा के चक्कर में बहुत झगड़ा हुआ गोपाल से, और सलमा के आदमी ने गोपाल को बहुत मारा। हाँ मारा था, और क्यों ना मारो, मेरी भोली वाली लड़की को लेकर भाग रहा था। अच्छा हुआ उस ऑटो वाले ने फोन करके बताया, नहीं तो ये तो गोपाल के साथ छुमंतर हो जाती। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी लड़की को भगाएगा? मारो साले को। बहुत मारा, ट्रक छोड़ के भाग गया। से मारा या मरवा दिया? इतना गुस्सा आया था कि उसे मरवा के हाईवे पे फेंकवा दिया? हाँ, अरे सर, जान से मार के अपना धंधा थोड़े ना बंद करवाना था, और ऐसे ग्राहक हमें रोज मिलते हैं। सितारा तुम बता क्या हुआ था? बस वही सब जो उन्होंने बताया। वो अच्छे से पूछताछ करो, और ध्यान रहे मोटी चमड़ी है, ऐसे नहीं मानेगी। सब सच बोल रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गोपाल का ट्रक ड्राइवर से झगड़ा होता है, उसके बाद वो सितारा से मिलने आता है, यहाँ सलमा और उसके आदमी उसे पिटाई करते हैं। अब या तो सलमा ने उसे मरवा दिया हो, या फिर उस ट्रक ड्राइवर ने गोपाल का पीछा किया और उसे मार दिया। सब कोई और दुश्मन तो लगता नहीं है, घर वालों ने भी तो कहा है उसके साथ किसी की दुश्मनी थी नहीं। पड़ोसियों से पूछो, हो सकता है उन्हें कुछ पता। गोपाल का घर में किसी के साथ झगड़ा हुआ था? थोड़ा बहुत खिटपिट होता था, पर उस दिन बहुत बड़ा तमाशा हुआ था। गोपाल, गोपाल, गोपाल कहाँ जा रहा है? अरे छोड़, अरे कहाँ छोड़ा मुझे? बोल दो। अनिल ने इसके साथ मारपीट की ना, तो बस गुस्से में जा रहा है। तू जल्दी से जा और उसको रोक, कहीं होश बीच ना हो जाए। जा जल्दी। हाँ बोलो। सर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हाल ही में गोपाल का उसके जीजा के साथ झगड़ा हुआ था। जरा पता करो उसके बारे में, और इस जीजा जी को पुलिस स्टेशन उठा के ले आओ। सर, गोपाल पे तो बहुत गुस्सा आता होगा ना? गुस्सा क्यों होगा सर? क्यों? मारपीट नहीं हुई थी उसके साथ? तुम्हारे पड़ोसी बता रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होता सर, वो तो बस एक छोटी सी लड़ाई हुई थी पति पत्नी में, और वो गोपाल घर पर आकर मारने लगा मुझे। साली तूने अच्छा नहीं किया, समझा? देख गोपाल, मुंह से बात कर, वरना हाथ मेरे पास भी। तुझे तो यही भाषा समझ में आती है ना? तुझे ढंग से समझाता हूं मैं। अरे छोड़ा इसे। और वो किसी के बाप पे हाथ उठाएगा तो कोई कैसे सहेगा? और अगर किसी के बहन पे हाथ उठाएगा तो कैसे चलेगा? सर ये तो बीवी है ना, वो चलता है। तेरी बीवी है इसलिए चलता है? डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बड़ा अपराध है। पति ने कंप्लेन की ना, अंदर सड़ेगा। सर इन्होंने कुछ नहीं किया था, सारी गलती मेरी ही थी। वैसे भी सर वो गोपाल तो सभी से उलझता रहता था। एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता तुम लोग बाहर कहीं जाओगे। चलो। ये आदमी मुझे ठीक नहीं लग रहा, इस पर नजर रखो। सब ऐसे कैसे पहुंचेगा? अभी बताता हूं साले को। नीचे उतर। क्या हुआ साहब? क्या पूछते? मेरे कुछ नहीं किया साहब। चल। सर ये उसी के लिए ट्रक चलाता जिसके लिए गोपाल ट्रक चलाता था। गोपाल का उसके मालिक के साथ कोई पंगा हुआ था क्या? नहीं साहब। कितनी मार खाएगा? नहीं कितनी मार खाएगा बोल? सच बोल। देख सजा कम करवा दूंगा, वरना अफीम के चक्कर में लंबा जाएगा। नहीं समझ आए? बोल। साहब आपको सच सच बताता हूँ साहब, गोपाल और मालिक का हमेशा पंगा होता रहता था, इसके लिए मालिक गोपाल को पसंद नहीं करते थे। आपने कहा था कि गोपाल का किसी के साथ कोई पंगा नहीं है। आप ये कहना भूल गए कि उसका सबसे बड़ा पंगा तो आपके साथ था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। वैसे सब्जियां टाइम से पहुंचानी होती है,
सारे ड्राइवर फटाफट सब्जियां टाइम पे पहुंचा दिया करते थे, लेकिन ये गोपाल हमेशा देर करता था। तो साहब ड्राइवर लोग रेस लगाते थे, सब्जियां टाइम से पहुंचाएंगे ताकि मालिक से इनाम पा सके। और इस बात की गोपाल को शिकायत थी? जी साहब, चिकचिक बहुत करता था साहब। इसीलिए आपने उसे मरवा दिया? नहीं साहब, नोक झोंक होना अलग बात है साहब, लेकिन मैं क्यों मरवाऊंगा? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। वो तो हम पता कर लेंगे, फिलहाल ये रेस बंद करवाओ, समझ गए? इस रेस के चक्कर में हाईवे में बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, ये बंद नहीं करवाए ना, आपको बंद करवा दूंगा मैं। चलिए। वैसे गए हुए बस गए हुए। हाँ चल दिखा। अरे साहब कुछ नहीं है, सुधर चलो जाओ पीछे चेक करो। बोल रहा हूँ कुछ नहीं है। देखो क्या है इसमें, पूरे टेम्पो इंदौर से लेके आ रहा है ना? हाँ साहब, लेकिन आपको कैसे पता? साहब के बच्चे मर्डर करके भागा है ना, तू पकड़ो इसे। अरे मैंने क्या किया? मैं कुछ नहीं किया साहब, सुनिए। अरे कुछ नहीं किया मैंने साहब, मैं कुछ नहीं किया साहब। सर वो ट्रक वाला पकड़ा गया है, जिसके साथ गोपाल का झगड़ा हुआ था ढाबे पर। फिलहाल वो मुंबई में है, मुंबई पुलिस यहाँ लेकर आ रही है सर। गुड, वेरी गुड। सर अनिल गोपाल की बैंक डिटेल्स। अनिल ने अपने अकाउंट से 10 लाख रुपए किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया? पता करोगे? सर ये बैंक में काम करते हैं। ओह, मैंने अनिल के लिए इंक्वायरी की थी, जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सर मैं गोपाल का दोस्त, मेरा मतलब आते आते गोपाल से मेरी दोस्ती हो गई थी। गोपाल की मौत के 2-3 दिन पहले उसकी माँ और ये बैंक में आए थे घर गिरवी रखने के लिए, और ये बात मैंने गोपाल को बता दी थी। हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ और जीजू दोनों आए थे बैंक, बोले थे घर गिरवी रखना। क्या? ठीक है, आप चलिए। ठीक है सर। अजय, इसका मतलब ये है कि पहले अनिल ने गोपाल की बहन से मारपीट की, फिर गोपाल की मां पर प्रेशर डाला और उसके घर को गिरवी रखने की कोशिश की। काम करो, ये 10 लाख जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है ना, उसके बारे में बता दो, उसे बुलाओ। सब तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब मैंने 50,000 रुपए जमा कर लिए हैं। 50,000 में कुछ नहीं होने वाला है। आप ऑपरेशन की तैयारी तो कीजिए, बाकी के पैसे भी जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, आप पैसे जमा करा दीजिए। मैं आती हूँ ना। डॉक्टर साहब देखिए क्या होगा मेरे बच्ची को। मर जाने दो मुझे अम्मी। और अमित की खुदकुशी में सभी नहीं कुछ सुना पाते हैं। बहुत आप अपने दामाद के साथ बैंक गई थी, क्या उसने आप पर प्रेशर डाला था घर गिरवी रखने के लिए? जी नहीं साहब, मैं तो गोपाल के लिए नया ट्रक खरीदना चाहती थी, बस इसीलिए अपने दामाद को लेकर बैंक चली गई थी। अगर आपका दामाद आपके बेटे की मदद करना चाहता था तो फिर आपके बेटे ने आकर उससे झगड़ा क्यों किया? वो अनिल ने उसकी बहन के साथ मारपीट की थी, बस उसी बात का उसको गुस्सा था। उनका स्टेटमेंट्स कुछ मैच नहीं कर रहा है। अगर अनिल ने गोपाल के लिए उसके ट्रक के लिए घर को मॉर्गेज किया था तो फिर गोपाल को गुस्सा क्यों है, उसने झगड़ा क्यों किया? वो तो प्रॉब्लम है। अच्छा, उस अकाउंट के बारे में कुछ पता चला? सर अकाउंट किसी राजेंद्र शर्मा का है, उसके बारे में और पता कर रहे हैं। इसको सर
राजेश शर्मा एक रियल एस्टेट ब्रोकर है और मैंने अनिल के वकील से भी बात की है। गोपाल ने अपने घर के अपने हिस्से को मौत से एक दिन पहले अनिल के नाम कर दिया था। गोपाल ऐसे क्यों करेगा? एक काम करो, तुम जाके इस राजेंद्र को बुला लाओ। सब अनिल ने 10 लाख रुपए क्यों दिए थे आपको? वो सर ये थे। हाँ सर दिए थे, एक मकान पसंद किया था। आपने वो 10 लाख रुपए किसी से उधार लेके दिए थे, चुकाते कैसे? वो तो कैसे कैसे करके चुका देता मैं। कैसे? गोपाल का घर बेचकर, उसकी माँ को प्रेशराइज करके कि उसका घर गिरवी रख दे। क्या बकवास है ये सब? बकवास है? ठीक है, ये देख देख, क्या बताओ, बकवास लग रहा है? तो बहुत बड़ा है, दाम भी तो बड़े हैं। उसकी चिंता तुम मत करो, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। वो कैसे? अब ऐसी कौन सी माँ है जो अपनी बेटी के आंसू पे नहीं पिघलेगी? एक जोर का थप्पड़ लगाओ मुझे। अब आप जा सकते हो, थैंक यू। फिर पूजा जाकर अपनी माँ के पास रोई धोई और अपनी माँ को मजबूर किया उसने कि बैंक में जाके वो घर को गिरवी रखने की बात करे। तो खुश हो गया, लेकिन बैंक मैनेजर ने सामने से गोपाल को फोन कर लिया। गोपाल ने आकर उससे लड़ाई की। उसके बाद क्या हुआ? सर कुछ नहीं हुआ था सर। फिर गोपाल ने अपना हिस्सा तुझको कैसे दे दिया बे? सर उसे बुरा लगा था, उसने मारपीट तो की थी पर उसने पेपर साइन करके अपनी माँ को दे दिए थे। तूने क्या कसम खा रखी है कि पुलिस स्टेशन में जब भी बोलेगा झूठ ही बोलेगा? है? चल बाकी का सच हम सुना देते हैं। गोपाल के कॉल रिकॉर्ड से पता चला हमें कि अपने मौत से एक दिन पहले वो तेरे घर आया था। इनफैक्ट तूने फोन करके उसको बुलाया था। तेरे पड़ोसियों ने बताया कि जब वो तेरे घर से निकला तो वो नशे में धुत था, लड़खड़ा रहा था। गोपाल भाई में चीजा पर हाथ उठाते हैं आप? साले दारू पीने का मजा तेरे साथ ही आता है मुझे। चले साइन कर दे। क्या है? प्रॉपर्टी के पेपर्स। साले ट्रक ले रहा हूं तेरे लिए, बैंक लोन के पेपर हैं, करते साइन। ले तू मुझसे बहुत प्यार करता है ना। तूने गोपाल को नशाग्रस्त करके उसका सिग्नेचर ले लिया था, लेकिन तू डर गया। जब उसको होश आएगा तो तुझसे आके लड़ाई करेगा, तुझे हो सकता है जेल भिजवा दे। नहीं, इसीलिए तूने उसे मरवा दिया। अब घर तेरा, पैसे तेरे। सर मैंने गोपाल को नहीं मरवाया सर। ठीक है ठीक है, इसको ले जा, ऐसी खातिरदारी करो अच्छे से, जब तक सच ना उगल दे कोई कसर नहीं छोड़ना। चलो जा। सर मैंने मरवाया नहीं। चलिए सर, चलिए आइए मैडम। सर थैंक यू सर। हाँ तो ट्रक वाला मिल गया। वंडरफुल। मैंने गोपाल को नहीं मारा साहब, अब मुझे तो बाद में मालूम पड़ा। फिर मैं डर गया था इसलिए भाग रहा था सर। देखो मैं किसी से पंगा नहीं लेता हूँ, किसी से लड़ता नहीं हूँ साहब, लेकिन मुझे गोपाल से लड़ने के लिए पैसे नहीं लेते साहब। किसने पैसे दिए? गोपाल के मालिक ने। हाँ साहब, मैंने भगत को पैसे दिए थे, बहुत परेशान हो गया था गोपाल से। कब तक सहते रहेंगे? महंगाई इतनी बढ़ गई है, 6 महीने हो गए कहते कहते, सारी दुनिया आगे निकल गई, हम ड्राइवरों के पैसे नहीं बढ़ रहे। देख गोपाल, तूने यहाँ काम नहीं करना है मत कर, लेकिन और लोगों को भड़का मत। हमारे पैसे बढ़ाओ सेठ जी, अगर मैं गया तो सारे ड्राइवर मेरे साथ जाएंगे, क्यों भाइयों? चलो अब लोग काम छोड़ के जा रहे हैं सेठ। ये क्या पंगा है? भगत, मेरा एक काम करोगे? दिमाग खराब कर दिया था उसने साहब, इसलिए मैंने भगत से कहा उसके हाथ पैर तोड़वा दे। और भगत जब उसको मार नहीं पाया तो तुमने किसी और को भेजा उसको मारने के लिए? नहीं साहब, मैंने उसको नहीं मरवाया। मत करो इसकी, और इसकी जान पहचान में जो कोई भी है सबका कॉल रिकॉर्ड से लोकेशन निकालो। हो सकता है किसी और को इसने काम दिया मारने का। नहीं सर। सर गोपाल का भाई प्रदीप उस घर को बेच रहा है सर।
ये सच है कि आप लोग इस घर को बेच के कहीं जा रहे हैं? जी हाँ साहब, क्योंकि इस घर में हमारे गोपाल की कई सारी यादें हैं, इसीलिए हम ये बेचकर कहीं और जा रहे हैं। अजय, गोपाल वाले घर को लेकर काफी पंगे हैं। अनिल ने पहले उस घर को गिरवी रखने की कोशिश की, फिर गोपाल का सिग्नेचर लिया और उसके बाद उसके घर वाले उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। तो पता करो ना मजा क्या है। घर वालों का कॉल रिकॉर्ड चेक करो और आसपास के सीसीटीवी भी चेक करो, ठीक है ना? सर ये एलआईसी एजेंट है, गोपाल के एफआईआर रिपोर्ट की कॉपी मांग रहे हैं। गोपाल के पास एलआईसी थी? हाँ सर, अब उसके लिए उसका क्लेम चाहती है। उसकी वाइफ मतलब कौन? हिना सर। सर गोपाल के घर में तो सब यही कह रहे थे कि गोपाल की शादी ही नहीं हुई। मेरी बीवी देखते हैं। मर चुकी है सर, स्टैब वुंड है। एक काम करो, आसपास पता करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर हीना को ढूंढते हुए जब हम उसके घर पहुंचे तो हमें वहां हीना की लाश मिली, जिससे केस और उलझ गया। केस में हीना का जिक्र आते ही उसका खून हो जाना किसी बड़े साजिश की ओर इशारा कर रहा था। गोपाल के मर्डर केस में हमारे पास सस्पेक्ट्स बहुत थे, लेकिन किसी के खिलाफ हमारे पास पक्का सबूत नहीं था। मैंने आपको पहले कहा था, जैसे जैसे परतें खुल रही थी ये केस हमारे लिए और मुश्किल होता जा रहा था। मैंने अपनी करियर में इतना उलझा हुआ केस पहले कभी नहीं देखा था। क्या कोई ऐसा था जिसने पहले गोपाल को मारा और फिर हीना की जान ली, या फिर दोनों के हत्यारे अलग अलग थे? आखिर ये सब हो क्या रहा था? फिर हमें हीना के बेटे आदिल के बारे में पता चला। बेटा, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? हीना। हाँ बेटा, अम्मी नहीं, अब्बू। मेरे तो अम्मी अब्बू है। सर इस बच्चे का ऑपरेशन होने वाला है। इसकी माँ पैसे के इंतजाम करने वाली थी, लेकिन इसकी माँ के बारे में सुन के बड़ा अफसोस हुआ। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारी अम्मी के घर वाले कहाँ रहते हैं? मानपुर गाँव। अजय साहब, तुम एक काम करो, एक टीम लेकर मानपुर गांव पहुंचो और वहां जाकर इसके बारे में पता करो। हाँ, और हीना के कॉल रिकॉर्ड चेक करो, देखो वो किसके साथ टच में थी। जी सर। अंकल, मेरी अम्मी कब आएंगी? अरे सुनो, हीना का घर किधर है? कौन हीना? वही जो लगाइए। हाँ, जानते हो? कौन नहीं जानेगा साहब, पूरे गांव के मुंह में काला कूद कर भाग गए। बोर हाउस का था। जी हीना आपकी बेटी है? जी मेरी बेटी है। सर बात क्या है? हीना के साथ हुआ क्या था? दरअसल हीना अमित नाम के लड़के से प्यार करती थी और पता नहीं क्या बात हो गई, अमित ने खुदकुशी कर ली और सारा इल्जाम मेरे पति पर आ गया। फिर क्या हुआ था? और सब फिर वो गोपाल के साथ चली गई। नमस्ते, अमित हेल्पर था मेरा। मुझे पता है कि वो हीना से बहुत प्यार करता था, पर हीना अब इस गांव में नहीं रह सकती। इसे मेरे साथ जाने दीजिए। हीना, चली जा इसके साथ, वरना तेरे लोग तुझे मार देंगे। ये अमित की निशानी है। लेकिन वहां इंदौर में तो गोपाल और हीना के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन सर हुआ क्या है? देखिए, गोपाल और आपकी बेटी हीना का किसी ने खून कर दिया। क्या? या अल्लाह! आप प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। समझ है, कहीं उन्होंने तो। वो कहाँ है अभी? इंदौर। उनका नाम क्या है? अशफाक कुरैशी। आपके पति का नंबर और फोटो मिल सकता है?
हाँ बोलो सर। हीना वहाँ उस गांव में किसी मयूरी की रेगुलर टच में थी। ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हें हीना के पिता अशफाक कुरैशी का नंबर और फोटो भेज रहा हूँ। उस नंबर को ट्रेस करो और मुझे कॉल बैक करो। सर ये मयूरी कौन है और कहाँ रहती है? लेकिन वो तो यहाँ नहीं है, वो अपनी चचेरी बहन की शादी में रतलाम चली गई है। उनका नंबर है आपके पास? जी। मयूरी, मैं इंदौर पलासिया पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर अजय सिंह चौहान बोल रहा हूँ। हीना के सिलसिले में तुम्हारे साथ बात करनी है। तुम एक बार पुलिस स्टेशन आकर मिल सकती हो? थैंक यू सर। हीना की दोस्त मयूरी रतलाम में, मैंने फोन करके बुलाए हैं। सर हीना के पिता के फोन की लोकेशन खिजराबाद एरिया में बता रहा हूँ। हीना के बिना तो बाहर से आए हैं, यानी कि वो किसी होटल में रहेंगे। एक काम करो, खिजराबाद एरिया के सारे होटल्स में पता करो, ठीक है सर। तो तुम्हारे होटल में रुका हुआ? हाँ साहब, ये तो यही ठहरा हुआ है, कमरा नंबर 203। मेरी बात तो सुनिए सर। पुलिस स्टेशन में चलके बात करना ले सर। हमारा मेरे हीना को क्यों नहीं मारता? मेरे मुंह पे काली पोत कर उसने गोपाल से शादी कर ली थी और हमारे गांव में उसकी वजह से एक लड़के ने अपनी जान दे दी। अभी वो किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गए। बहुत टाइम से उसे ढूंढ रहा था साहब। गोपाल को भी तुमने मारा? काश मैं इतना खुश नसीब होता सर। बहुत टाइम तक ढूंढा उसे मैं, अगर मिल जाता ना तो मार ही डालता मैं उसे। नहीं आती तुम्हें? हाँ? अपनी इज्जत और बदनामी के चक्कर में तुमने अपनी बेटी की जान ले ली। और मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है साहब। अगर हिना मुझे फिर से मिल जाए ना तो फिर से मार डालूंगा उसे। क्या मिला तुमको? जेल की सजा है? उम्र क्या है? तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी बेटी ने क्या कुछ नहीं छोड़ा, अपना गांव, अपना घर, बदनाम जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई। जिल्लत की जिंदगी जी रही थी वो। तुम्हारे चक्कर में अमित ने खुदकुशी की, तुम्हारे चक्कर में आज आदिल को देखने वाला कोई नहीं है। तुमने तीन जाने लिए, तीन। अपने जिद के अंधेपन में डूबे नहीं होते ना तो आज तुम्हारे साथ तुम्हारी बेटी, उसका पति, उसका बच्चा होता। सोचो। इज्जत के लिए माँ बाप के साथ तक गिर जाते हैं। साइका को बता दो आदिल के बारे में। अब बस वही दोनों एक दूसरे के लोग, कोई नहीं है। सर हीना की कॉलेज में जितने भी लोग थे मैंने उन सबसे बात की। वो एक प्रोस्टिट्यूट थी सर। अगर हीना गोपाल के साथ मानपुर गांव से निकली तो ऐसा क्या हो गया कि वो प्रोस्टिट्यूट बन गई? जब हमने हीना के डिटेल्स निकाले तो हम ये जानकर दंग रह गए कि वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी, लेकिन शायद वो लाचार थी और अपने बेटे के लिए ये सब कर रही। इसके बाद हमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसने हमें एक नए तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। सर गोपाल के घर के बाहर कोई सीसीटीवी नहीं है। घर के चौराहे के पास जो एटीएम है उसकी फुटेज मिली है हमें। सर फुटेज में कुछ भी सस्पिशियस नहीं है, मैं दिखाता हूँ आपको। लगता है सलमान ही उसे मरवा के हाईवे में भिजवा दिया। सर मुझे तो भगत पे ही शक है। भगत ने गोपाल का पीछा किया और उसी ने उसको मार दिया। अनिल भी कम से आना नहीं है, उसने धोखे से गोपाल का सिग्नेचर ले लिया। हो सकता है उसमें झगड़ा हो गया और जीजा ने मरवा दिया उसे। अब घर वाले घर बेचकर भागना चाहते हैं वहां से। वो क्या नहीं, ये तो वही पुलिस व्हीकल है जो हाईवे पर थी। सर गोपाल के घर वालों को कॉल रिपोर्ट आ गया सर। उसकी मां ने रात में 12:30 बजे किसी दिनेश को फोन किया था। उस दिनेश के बारे में भी पता किया, वो पुलिस में है और लक्ष्मी का ममेरा भाई है। व्हाट? गोपाल का मामा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गाड़ी उसी की? हीना की फ्रेंड मयूरी इंदौर आ चुकी है, बस पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली है। गोपाल की फैमिली को बुलाओ, उनसे पूछताछ करनी होगी। सर हीना रेगुलर तुम्हारे टच में थी? हीना ने मुझे एक एक बात बताई थी अपनी। फिर तो उसने ये भी बताया होगा कि इंश्योरेंस के पैसों के लिए उसने गोपाल को मरवाया था? नहीं सर, हीना बर्बाद हो गई थी गोपाल के साथ यहाँ आकर। गोपाल बहुत ही बुरा आदमी था। मेरा बेटा बुरा आदमी नहीं था, बस शराब पीकर वो जानवर बन जाता था। जानवर था वो, जानवर। गोपाल ने ही अपना इंश्योरेंस कराया था किसी पड़ोसी के कहने पे। सर हीना उस पर बहुत यकीन करती थी, मगर वो शराब का गुलाम बन गया था। उसकी शराब छुड़वाने के लिए हम उसे दवाई भी देते थे, कुछ भी असर नहीं हुआ।
हिना मुझे मिली थी कुछ साल पहले। हिना, हिना रुक जा, हिना, हिना रुक जा। क्या है ये सब? और वो आदमी कौन था? और तुझे पैसे क्यों दे रहा था? और गोपाल कहाँ है? पता नहीं, उसने मुझे यहाँ लाकर धंधे पर बिठा दिया। और जब मैं माँ बनने वाली थी, उसने मुझसे कहा कि जिस तरीके से उसने अमित को मारा है, वो मेरे बच्चे को भी मार देगा। इसलिए मैं वहां से भाग गई। अब खुद को और अपने बच्चे को पालने के लिए मैं हर रात अपने शरीर को बेचती। यही है हीना की कहानी सर। गोपाल ने उसे बर्बाद कर दिया था। मगर सर, शराब ने उसे बर्बाद कर दिया। ये क्या किया? बैठा सुन भी ना। गोपाल कहाँ से चोट लगा कर आए हो? गोपाल, बहुत चिंता है मुझे। गोपाल मेरा हाथ छोड़ो। हाँ? शराब छोड़ने का क्यों है? मुझे एक औरत की जरूरत है। मुझे पूरी उसी वक्त मैंने अपने मेरे भाई को फोन किया था। मैं समझ गई थी कि मेरा बेटा राक्षस बन चुका है। अरे गोपाल, किधर जा रहा है? अरे मैं उधर, हाँ चल के बैठ, गाड़ी में बैठ, मैं छोड़ दे तेरे को। गोपाल, मैं पेशाब करके आता हूँ। मैं भी कर रहा हूँ। मैंने उसे अपनी गाड़ी में डालकर वहाँ हाईवे पर फेंक दिया। फिर वहीं से आप लोगों को फोन करके बोला कि हाईवे पर एक एक्सीडेंट हो गया है। गोपाल ने जो किया वो गलत था, लेकिन आप लोगों को कोई हक नहीं था किसी की जान लेने का। वो भी गलत है। अशफाक जैसे लोग अपनी अहम और इज्जत के लिए अपनी औलाद को मारने से नहीं चूकते हैं। अशफाक को उसकी सजा मिल गई, लेकिन उसे कहीं बड़ी सजा मिली उस मासूम आदिल को, जिसके सर से उसकी अम्मी का साया हमेशा के लिए हट गया। गोपाल ने नशे में आकर किरण का रेप किया और उसके अजन्मे बच्चे की जान ले ली। इसी गुस्से में लक्ष्मी ने गोपाल का खून किया, लेकिन अगर वक्त रहते लक्ष्मी ने इस दस्तक को पहचान लिया होता तो ना आज उसके हाथ खून से रंगे होते और ना ही वो सलाखों के पीछे होती। अगर आपके और आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा हो जो नशे का आदी हो तो उसे जबरदस्ती नशा मुक्ति केंद्र भेजे। ऐसा करके ना सिर्फ उसकी बल्कि उसके अपनों की भी जिंदगी सुरक्षित कर सकते हैं आप। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।